नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए कल की जो अधूरी क्लास रह गई थी, मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो आगे की क्लास हम करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा है इस समय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका टॉपिक है स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, कि किन किन नेताओं की भूमिका रही थी, सबके बारे में चर्चा चल रही है। तो शुरू करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन से। आगे का टॉपिक आपके पीछे की क्लास में, जो पीछे की क्लास है आपके वहीं से डिटेल में बताया गया, तो आप लोग पीछे की क्लास ज़रूर देखिएगा, तब आपके आगे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। किसने? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट ने क्या किया? चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हेफो जंदो नोंग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गोडिनुल्लू ने किया था। आगे देखते हैं। इसी आंदोलन को क्या कहते हैं? जियात्रांग आंदोलन कहते हैं। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने की निश्चय किया। कब? 8 अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा जीवन किसमें? हरिजनोत्थान में। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। आपसे पेपर में पूछा जाता है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की? तो अब ज़्यादातर आप लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को बताते हैं। तो उसकी अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हरिजन कल्याण के लिए 1932 में महात्मा गांधी जी ने की थी, जिससे हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन दो महात्मा की संज्ञा दी। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन दो महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1900 संपन्न हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को 57वां पुरस्कार कंसोलेशन प्राइजेस कहा था। आगे देखते हैं। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब? 10 जून तथा 24 जून को 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। आगे देखते हैं। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कब? 1930 में। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1930 में संपन्न होता है। उसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने उसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि KT पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसके साथ ही उसमें सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे।
आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है, जिसमें गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें कौन से जलपोत से लंदन पहुंचे थे? SS राजपुताना। और कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन से भारतीय ने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे देखते हैं। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक यह चला था। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ। कब हुआ कराची अधिवेशन? 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी इरविन समझौता होता है। आगे देखते हैं। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंध प्रस्ताव पारित किए। कौन कौन से? कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंध प्रस्ताव पारित किया। अच्छा, आपको क्लास कैसी लग रही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या हम क्लास में सुधार करें उसको सुझाव भी दीजिएगा। ठीक है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो गांधी जी ने जानते हो क्या कहा? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। आगे देखते हैं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। पहला अवसर था, यह अपॉर्चुनिटी थी, जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया तथा MN रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। क्या है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। कब? 16 अगस्त 1932 में, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 1932 में की गई। किसके समय? रेमजे मैकडोनाल्ड के समय। आगे देखते हैं। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट एंड टू डेथ 20 सितंबर 1932 को अयोध्या जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। गांधी जी ने, आपसे पेपर पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब किया? तो 1932 में किया। कौन सी जेल में? अयोध्या जेल में। आगे देखते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 में संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। आगे देखते हैं। दलित वर्गों का संघ डिस्प्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। किसने की थी? बाबू जगजीवन राम ने की थी। दलित वर्गों का संघ। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसकी स्थापना की थी? डॉक्टर इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी। थर्ड, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 26 MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। आगे देखते हैं। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़ी खुद की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। एक स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से बात करने के दौरान। क्या कहा था? इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़ी खुद की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कहाँ कहाँ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? मद्रास में प्राप्त किया, बिहार में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आगे देखते हैं। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का 28 माह था। कार्यकाल कितना था? 28 माह था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1913 दिन मुक्ति दिवस सेलिब्रेट मनाने का आह्वान किया गया। कब? 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं। वर्ष 1938 आ जाता है। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। कब? 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करने के बाद सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी मतभेद कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। आगे देखते हैं। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी? 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद। वटला समिति का गठन 1927 में किया तथा इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है भारतीय रियासत समिति किसे कहा जाता है, तो बटला समिति को कहा जाता है, जो 1927 में किया गया था। आगे पूछते हैं पेपर में ये कि दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया। कब? कब किया गया? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पुलिस पीपुल्स का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, सभी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। 3 रियासतें शामिल नहीं हुई। कौन कौन सी? 15 अगस्त 1947 3 रियासतें नहीं शामिल हुई। जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर थी और हैदराबाद। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। आगे देखते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हर सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांतकों को भगाना आरंभ किया। कब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया? कब? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 27 अक्टूबर 1947 को। आगे देखते हैं। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य स्थापित हुआ। आगे देखते हैं लॉर्ड लिल नेथुआ के बारे में। लॉर्ड लिल नेथुआ 17 अक्टूबर 1947 को भारत के जर्मनी विरुद्ध युद्धग्रस्त कर दिया गया। कब?
17 अक्टूबर 1947 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त कर दिया गया। लाल नीले ने द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1947 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1947 में। कब? 1 सितंबर को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिरा दिया गया। परमाणु बम गिराए जाने के बाद 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आगे देखते हैं 1940 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउर ऑफ नेवर और बी टू लीवर ऑफ पेरिस खोरवे नामक विस्तृत किया अपने पुस्तक में किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान शब्द का वर्ड का यूज किया। कब? 1933 में। आगे देखते हैं 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कब हुआ? इस पर चर्चा करते हैं। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? एक मुस्लिम लीग ने राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। आगे देखते हैं सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसको कहा था? सरोजिनी नायडू ने किसको दूत कहा था हिंदू मुस्लिम का? मोहम्मद अली जिन्ना को। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 392 में उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा 352 पेज में लिखा था, उसमें कहा था मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम राष्ट्रपति सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। आगे देखते हैं सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सर्वोदय शब्द किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों को प्रचारकों के लिए सर्वोत्तम समाज की स्थापना की थी। किसकी? सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसका दिया? उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। तो यहीं पर हमारी क्लास दूसरी भी समाप्त होती है। इसके पहले की क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तो 2 पार्टों में ये क्लास हुई थी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और आपको ये कैसी क्लास लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती रिसर्च सेंटर को। जय